यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में अब 50 से भी कम दिनों का समय बचा हुआ है। अब आखिरी के बचे हुए दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेटजी की या उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती कि जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अब वो 2 महीने में ही प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन मार्च में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तब से लेकर अभी तक आप लोगों को पर्याप्त समय मिला, सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जो समय ये बचा हुआ है इसमें डाइवर्ट नहीं होना है या अपनी स्टडी को कैसे ट्रैक पे रखना है, इन्हीं चीज़ों को बस ध्यान रखना है। बाकी जो तैयारी होनी थी वो हो गई है। अब जो बचे हुए दिन हैं इनमें जो रिदम है, रिदम मेंटेन रखना है, वो रिदम कैसे मेंटेन रखेंगे इस पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसा कि हमारी वीडियो में चर्चा करते हैं, अब आपने सुना होगा कि आर का जो एग्ज़ाम है, आर का एग्ज़ाम है, अब वो 4 शिफ्ट में होगा। अब 4 शिफ्ट में होगा, इसका मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी जिन लोगों को पता हो या जिन लोगों को ना पता हो, अभी एक रिज़ल्ट आया है बीडीओ के एग्ज़ाम का। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के 15 से 20 नंबर प्लस माइनस हुए हैं। अब हालांकि किसके कितने नंबर प्लस या माइनस हुए हैं ये डिटेल फाइनल स्कोर कार्ड में नहीं दी गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता की स्थिति है। कट ऑफ 2204 के लगभग गई हुई है। इसमें इतना अप डाउन हुआ है कि 211 वाले स्टूडेंट्स हमारे जानने में हैं जो सिलेक्शन से वंचित रह गए, और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 195 से सिलेक्शन पा गए। जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें कोई समस्या नहीं है, बस हमारी डिमांड यही है कि आपने जो आयोग ने जो भी नॉर्मलाइजेशन किया है या विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी हमें पारदर्शी चाहिए। अब ये बता देता कि आपका इतना स्कोर नॉर्मलाइज होने के पहले था, नॉर्मलाइज होने के बाद इतना स्कोर था, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती। आप आरटीआई से अपने आंसर की मांगेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर मांगेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये स्थिति आयोगों की बनी हुई है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि हमें एक आरटीसी राइट टू कंपटीशन एक्ट हमें चाहिए, जिसके ज़रिए हम डिमांड करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमें जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो सारा का सारा विद इन टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, हमें फाइनल आंसर की जारी की जाए हर एग्ज़ाम की, कट ऑफ ऑन टाइम, और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके कट ऑफ में टाइमली बताए जाएं, रिजल्ट के साथ बताए जाएं। ऐसा ना हो कि 2-2 3-3 साल बाद कट ऑफ आ रहे हैं, जैसा कि पीसीएस में आपने देखा 2-2 साल बाद कट ऑफ आते हैं। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के 2-2 साल बाद कट ऑफ आते हैं। प्री के मार्कशीट या नॉर्मलाइज मार्क है हमें टाइम पर चाहिए। आरटीआई के थ्रू हमारी जो मार्कशीट है वो हमें मिलनी चाहिए, जिससे हम अपनी मार्कशीट देख पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ। आरटीआई में स्पष्ट प्रावधान है कि आप फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं, जो फीस लगेगी वो फ़ीस पे करने के बाद। लेकिन फिर भी विभागों में इतनी स्थिति ख़राब बनी हुई है कि वो रिप्लाई नहीं करते हैं, टाइमली रिप्लाई नहीं करते हैं। स्टेट की आरटीआई के रिप्लाई का स्तर बहुत अभी सुधार की ज़रूरत है। सेंट्रल की आरटीआई के जो लेवल है रिप्लाई का वो बहुत अच्छा है, आपको टाइमली रिप्लाई मिलता है। और कई बार तो अगर आपने किसी विभाग में आरटीआई अप्लाई किया है किसी काम के लिए तो वो आपको फ़ोन करके भी पूछते हैं कि आपको आपका रिप्लाई मिल गया या नहीं। लेकिन स्टेट में बहुत स्थिति अभी ख़राब है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। एक चाहिए और फाइनल, जो हमें एक एजुकेशनल ट्राइब्यूनल चाहिए या फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम की जो भी प्रक्रिया है या कोई विवाद है तो उस पर जल्द से जल्द निर्णय हो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हो जाए और फिर वो कोर्ट की तारीखों में सालों साल अटका रहे। तो ये सारी हमारी डिमांड है स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारी ये डिमांड है। एक दिन हमें उम्मीद है कि यह सारी की सारी हमारी डिमांड ज़रूर पूरी होंगी। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि अब हमने चर्चा किया कि अब जो समय बचा है, अब ये बहुत क्रूशियल समय बचा हुआ है, इसमें एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब पीसीएस का जो सिलेबस है आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत वास्ट सिलेबस है।
अब इसमें करना कुछ नहीं है। अभी जो समय अब आ गया है रिवीजन का आ गया है, नया कुछ पढ़ने का नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब इसमें बस इतना ही रखना है, कोई एक ऐसा रहे जो बस बार बार आपको पुश कराता रहे, तो वही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और कुछ भी नया नया नहीं कर रहा हूँ। ना कोई स्ट्रेटजी होगी, ना कुछ नया क्या पढ़ना है, सारा आप पढ़ रहे हैं, सारी स्ट्रेटजी आपकी है। बस इतना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आप एक बार अगर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका क्रॉस चेक होता रहे कि हाँ ये इतना मिनिमम होता हुआ चल रहा है या नहीं। और इसमें जो बताया जा रहा है वो, अगर कोई भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो 100% फॉलो तो नहीं होता है। अब 100% नहीं हो रहा है, अगर 80% के आसपास भी हम उस प्लान को फॉलो कर ले रहे हैं, अपनी हमारे जो डेली टारगेट्स हैं उन्हें हम अचीव कर ले रहे हैं, तो आप एक सही डायरेक्शन में हैं। अब बस भटकना नहीं है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। अब समेटने का समय आ गया है एग्ज़ाम में, कि अब आपने जो भी पढ़ा है, अब उसमें से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज उसे हम कैसे कलेक्ट करके रखेंगे पूरे सिलेबस को, कि सारा सिलेबस हमारा टाइमली कवर होता जाए और कोई सब्जेक्ट हमारा छूटे ना। इस पर एक रफ मटेरियल, कोई टाइम टेबल नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, ये आप लोग सब पढ़ रहे हैं, आपके जैसे रूटीन है, जो आपके डेली टारगेट हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन बस इतनी चीज़ें ही शामिल रहेंगी कि आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करना ना भूलें। याद रखें, ये देखते रहें कि रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में अब जो बचे हुए दिनों में, क्योंकि आप अगर सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जो एग्ज़ाम टाइमिंग में जो हमारा एग्ज़ाम 9:30 से होता है, यहाँ मैंने 9 लिखा, 9 से 9:30 के अराउंड, 9:30 से 11:30 हमारा एग्ज़ाम होता है। तो अभी कुछ एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम कंडीशन में दे के देख लें। जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, जिन लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो OMR फिल नहीं कर पाते हैं लास्ट टाइम में, ऐसे जो हमारे 4 से प्रश्न रह जाते हैं जो हम OMR में फिल नहीं कर पाते हैं, या इस तरह की जो भी एग्ज़ाम हॉल की हमें समस्याएं आती हैं, हमने जो आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसे अब सुधार लेने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एग्ज़ाम दे के आप यहाँ चेक करें। अब जब आप एग्ज़ाम कंडीशन में घर पर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो 9:30 से 11:30 नहीं, पूरे 2 घंटे में आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, आप सिर्फ 1.5 घंटे में एग्ज़ाम देंगे। मॉक टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब ये मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं कि ये किसी टेस्ट सीरीज का ही हो, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, अगर आप लोगों ने कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है बहुत अच्छी बात है, आप उसे लगाइए। नहीं कर रखी है तो आप कुछ मत करिए, आप एक PYQ UPPCS का UPPSC का PYQ इसको आप सॉल्व करिए, लगाइए। टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ 1.5 घंटा लेना है। आधा घंटा क्यों लेना है, कम लेना है? क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, अब वो घर पे हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम हॉल में हम रोल नंबर फिल करते हैं, सारी डिटेल फिल करते हैं, और बीच बीच में जो अटेंडेंस शीट फिल करते हैं, तो वहाँ हमारा टाइम जाता है। तो इन सब के बीच, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप घर पे जो भी एग्ज़ाम देंगे वो सिर्फ 1.5 घंटा, ये ज़्यादा मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 90 to 100 मिनट, 90 या 100 मिनट के अंदर आप पेपर को सॉल्व करेंगे। और फिर उसका एनालिसिस, सिर्फ उन चीज़ों का नोट्स जो नहीं आ रहा है, जो ना याद हो कि हाँ भाई ये याद नहीं है, तो सारा नोट्स, सारा पेपर नहीं उतार लेना है, सिर्फ उन चीज़ों को उतारना है 2 से 3 पेज में, बहुत ही शॉर्ट में, बस, जिससे कि आप इसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। दूसरा एक महत्वपूर्ण, जिन लोगों को CSET में प्रॉब्लम आती है वो लोग अब अपना थोड़ा समय, 1 घंटा आधा घंटा CSET में आप देना स्टार्ट करें। CSET में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप अपना सिर्फ CSET के PYQ लगाइए, 2023 से लगाइए, रिवर्स ऑर्डर में लगाइए, 2023 से स्टार्ट करिए, फिर 2022 का लगाइए, 2021 का लगाइए, ऐसे आप धीरे धीरे लगाएं। आधा घंटा 1 घंटा लगाइए, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि
पूरे 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 घंटा वहाँ टाइम होता है। अगर 1 घंटे में आप घर पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 दिन में एक पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप सी सेट पर अपना थोड़ा सा ध्यान देते रहें। जिन लोगों को सी सेट में कोई समस्या नहीं है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। हमें क्या करना है, एक अभी आपको ज्योग्राफी की मैपिंग पे भी बहुत ध्यान देना है। यहाँ ज्योग्राफी मैप मैंने लिखा है, ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ पर जो वो चीज़ें जो जैसे कुछ समितियाँ हुई जिन्हें रटना ही रटना है, केवल बहुत ज़्यादा रटना है, उनको ध्यान देना है, जैसे हमें भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनके भूलने के चांस ज़्यादा हैं उनको हमें देखना है, रिवाइज करना है। ज्योग्राफी की लोकेशंस हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत महाद्वीप हैं, बर्ड की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो उन सभी को हमें देखते चलना है। जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो सारे हमें देखते चलना है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर, आप लोग पढ़ रहे होंगे, हर किसी का अपना अलग सोर्स होगा। हमने करंट अफेयर जिसे अभी भी डाउट हो रहा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें, उसके लिए एक अपनी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप लोग अभी भी देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए अभी भी देर नहीं हुई। जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप घटनासार ला के उसे पढ़ सकते हैं। और जब घटनासार पूरी हो जाए तब तक आपकी एक बुक आई दृष्टि आ जाएगी, फिर आप इससे करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आप इनमें से किसी एक पर रिलाई नहीं कर सकते, ना सिर्फ घटनासार ना सिर्फ आई दृष्टि, आपको कम से कम 2 सोर्सेज से करंट को करना पड़ेगा, तभी आपका करंट कवर हो पाएगा। आई दृष्टि के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो लास्ट समय में आई दृष्टि कम से कम 250 पेजेस की बुक आएगी और इसको कवर करने में आपको डेली 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये आपको याद हो पाएगी। फैक्ट बहुत सारे होंगे इसमें, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करंट स्टार्ट कर दें आप पढ़ना। जो घटनासार ले रहे हैं, साथ में जो वीडियो मैंने पिछली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, और जो बचे हुए घटनासार में जून तक का है, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए कोई मंथली मैगज़ीन आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्रॉनिकल या विजन की, क्रॉनिकल या विजन की मैगज़ीन आप ले सकते हैं। बस जो एक मोटी जो उद्देश्य है वो बस यही आपको बताना है कि सिर्फ लास्ट समय या आई दृष्टि के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि फिर जब 250-300 पेज की वो बुक आती है, उसके साथ एक आर्थिकी की बुक आती है, फिर जब हमें सारा एफर्ट उसी बुक को याद करने में देना पड़ता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर उनको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ना ही हम फिर टेस्ट सीरीज दे पाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है लास्ट समय में। अभी से थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर को भी देखते चलें। इतना करने में अभी जो आपका समय लगेगा वो रिवीजन में आपको जो 1.5 से 2 घंटा, ये हार्ड 2 घंटा अगर लिखा है तो ऐसा नहीं कि 2 घंटा आपने घड़ी लगाई और 2 घंटा ही देना है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 2 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा मॉक, 3.5 घंटा एनालिसिस में, 2 से 2.5 घंटा, 5.5 घंटा, ये 6.5 7.5 घंटा। इतना होने के बाद जब करंट अफेयर में एक आप 8.5 घंटा, तो अब कम से कम आपको 10 घंटे आप कम से कम स्टडी करिए। 8.5 घंटा के अभी आपके पास 2 आवर बचे हुए हैं। इन 2 आवर्स में आप लूसेंट या घटना चक्र, जो भी आप सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स आप नया नहीं लेंगे, कोई नया सोर्स नहीं, आपका जो सोर्स है आप उसी सोर्स को रिवाइज करेंगे, उससे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें इसकी डिटेल वीडियो एक मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा कि कब तक कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक रिवीजन सब्जेक्ट्स के कर पाएँ और हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। ये प्रोसेस जो हमारा चलेगा 8 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगा। ये जो स्ट्रेटजी है आगे के 50 दिनों की, इसे हमने 3 पार्ट में बांटा है। ये 3 पार्ट में आएगी। इसको पहला एक आई दृष्टि से पहले, एक आई दृष्टि से पहले का है,
फिर एक आई दृष्टि आने के बाद का है ये जो दूसरा फेज़ इसमें स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का जो फेज़ होगा वो आपकी आई दृष्टि आ जाने के बाद का फेज़ होगा। फिर तीसरा जो फेज़ होगा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर का। तो दूसरे फेज़ में अब हम देखते हैं कि हमें 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में क्या हमें चेंजिंग करनी रहेगी। रिवीजन हमारा सेम रहेगा, मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले हम देना स्टार्ट कर चुके होंगे। ऊपर जो हम दे रहे होंगे मॉक टेस्ट वो हम सेक्शनल भी दे सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर हमारी अभी स्थिति कमज़ोर हमें लगे तो हम उस सब्जेक्ट के 2-3 कोचिंगों के टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अब जब 1 अक्टूबर के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम फुल लेंथ टेस्ट दें। अलग अलग कोचिंगों के आप देंगे, कम से कम 2-3 कोचिंगों के दें, 2-3 दें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें वो दें। टेस्ट सीरीज कोचिंगों के ना दें तो आप PYQs के ज़रूर प्रैक्टिस करें, लेकिन फुल लेंथ पे आप एक बार पकड़ अपनी बनाएं। फिर ऊपर जो हमने टाइम अलॉट किया था ये ज्योग्राफी के लिए 1 महीना आपके लिए वो जो 1 महीने तक जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप काफ़ी रिवाइज कर चुके होंगे ज्योग्राफी। फिर इधर आपको हिस्ट्री को ऐड करना है। हिस्ट्री में बहुत सारी डिटेल्स डाटा याद करना है। CSET आपका चलता रहेगा। इसके पैरेलल में CSET जिनका मजबूत है वो अपना दूसरा सब्जेक्ट या हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ करंट अफेयर जो हमारा टाइम जाएगा सीधा आई दृष्टि पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पर और सोर्सेज पढ़ रखे करंट अफेयर के तो यहाँ आप 2-2.5 घंटे ई दृष्टि को डेली देंगे तो आपका आसानी से ई दृष्टि 15-20 दिनों में कवर हो जाएगी। लेकिन यहीं अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करे रहेंगे तो आपको यहाँ पे आई दृष्टि को 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये आई दृष्टि आने का बाद का फेज़ है। इसके बाद हमारा जो फाइनल और तीसरा फेज़ शुरू होगा वो 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने पढ़ लिया है, चाहे वो आई दृष्टि हो, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो हमारा मॉक टेस्ट के नोट्स हों, चाहे और हमारे कोई भी और नोट्स जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो हों, हमें बस उनको रिवाइज करना है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। ना हम कोई टेस्ट लगाएंगे उस बीच में, ना कुछ नया पढ़ेंगे, सिर्फ जो हमने पढ़ लिया है उसी को हम रिवाइज करेंगे। और अगर आप जब आप सभी लोग इतना कर लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और प्री में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो फाइनली हमने कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। क्या करना है, हमें अब जो बचे हुए दिनों में फोकस करना है अपने रिवीजन पर। 3 पार्ट में हमने ये बांटा हुआ है इस अपनी स्ट्रेटजी को कि एक आई दृष्टि आने से पहले और दूसरा आई दृष्टि आने के बाद का जो समय है वो, और लास्ट में तीसरा जो पार्ट है वो 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर के बाद हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ चुके होंगे उसी को हम रिवाइज करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे मल्टीपल रिवीजन करें, उसका एक चार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, और टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें वो चार्ट भी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए लगे रहिए। जय हिंद।